हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का 8वां टॉपिक गुप्त काल, जिसका टाइम पीरियड है 319 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक का। उसके आज हम लोग 90 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पहले के टॉपिक को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ऑप्शन सी सही है। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के, ऑप्शन बी सही है इसका। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार में लगा लीजिएगा। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चौथा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ अभिलेख है और लेख है और दूसरी तरफ शासक का नाम है। तो देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से, और विल्सड संबंधित है कुमारगुप्त से, भीतरी संबंधित है स्कंदगुप्त से, और मंदसौर लेख संबंधित है वंधु वर्मन से। ऑप्शन ए वाला सही है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट। ऑप्शन सी सही है। छठवां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है संस्कृत थी। ऑप्शन डी सही है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो ये पूछ रहा है किसको भारत का नेपोलियन कह के पुकारा था। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। ये भी डबल स्टार कर लीजिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। आठवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त। ये भी डबल स्टार कर लीजिएगा इसको भी। स्कंदगुप्त ने हुडों के आक्रमण को रोका था। और नौवां क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके ये राजकवि थे कालिदास। अजंता चित्रकला का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध से, बौद्ध धर्म से। ये इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म से अजंता की चित्रकला संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? तो इसका आंसर है नालंदा, और ये वही नालंदा है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भानुगुप्त से है। 15वां क्वेश्चन है, ये भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहयान, तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिनका नाम विक्रमादित्य भी है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही बोला जाता है, इसको भी डबल स्टार में कर लीजिएगा। फाहयान कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का निवासी था। ऑप्शन सी सही है। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर है वाकाटक। ऑप्शन सी वाकाटक का वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही डबल स्टार वाले क्वेश्चन है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं होता है आपको तो। 20वां क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोमपम कहा गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख में इनको सक्रोमपम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ये भी डबल इन्वर्टेड मतलब डबल 5 स्टार ये क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। बोध गया में जहाँ बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। दूसरा क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो देखिए, मंदिर निर्माण कला का आरंभ सर्वप्रथम गुप्त काल से ही हुआ था। ऑप्शन बी सही है, इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसको भी डबल इन्वर्टेड 5 स्टार क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शकों के उन्मूलन के बाद। ऑप्शन ए सही है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। ऑप्शन बी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर है शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन छठवां है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी में हुआ। फाहयान और वेंगसांग ने किसके शासनकाल में राज्यों को देखा था? तो देखिए, फाहयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में देखा था, और वेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, एवं हर्षवर्धन। आठवां क्वेश्चन है, धनवंतरी थे। तो धनवंतरी कौन थे? तो याद रखिएगा, धनवंतरी एक विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन बी सही है। बहुत बड़े, इनको डॉक्टर भी बोला जाता है, उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर थे। नवा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजतांत्रिक। ऑप्शन ए सही है। 10वां क्वेश्चन है, फाहयान द्वारा रचित ग्रंथ फू कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका आंसर है, बौद्ध के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े हुए थे अमर सिंह। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन ए वाला सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका आंसर है अपने राजरोहण के स्मरक के रूप में इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी या कवि था? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के समय पे समुद्रगुप्त शासक थे, तो उन्हीं के ही तो ये लेखक भी होंगे। तो ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। गुप्त काल का प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा गया है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग, ऑप्शन ए, 17वां का ऑप्शन बी सही है। कला के साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए, क्योंकि इस काल में जो कला और साहित्य थी काफ़ी चरम सीमा पर थी अपने, इसलिए इसको क्लासिक युग भी बोला गया है। सारनाथ में धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ में धमेख उस स्तूप का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। ऑप्शन डी सही है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था।
कुमार संवत महाकाव्य किस कवि के लेखक लिखा है, किस कवि ने लिखा है? तो देखिए ये भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, कालिदास ने इसको लिखा है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त वंश में हुई है। और किसने की है? तो कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब किसने तबाह कर दिया था? तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बख्तियार खिलजी ने किया था। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर है गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश ने सबसे अधिक मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली में मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्र के स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित विकाग्निमित्र नाटक के नायक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो अग्निमित्र आपको इसी वर्ड में ही मिल जाएगा, रचना में ही, मालविकाग्निमित्र। तो लास्ट में अग्निमित्र जो जुड़ा है, मालविक में अग्निमित्र को जोड़ देने पे ये बना है। तो आप उससे भी रिलेट करके आराम से ऑप्शन पे जा सकते हैं, राइट आंसर पे। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके किसके अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन ऑप्शन डी, प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। तो आपने ऊपर भी देखा है कि समुद्रगुप्त प्रयाग या इलाहाबाद के अभिलेखों से संबंधित थे। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्री को पुरुष के बराबरी में थी? मतलब किस काल में स्त्री की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में ही स्त्री पुरुष दोनों बराबर में थे। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त वंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसका आंसर है जानकी हरण। ये कालिदास की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों हैं ऊपर वाली। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो सरीखी जैसी गुफाएं बाघ, ऑप्शन ए में धार, जिसको बाघ को ही धार बोला जाता है इस समय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गुप्त वंश ने इसका अवधि काल पूछ रहा है, गुप्त वंश का अवधि काल कब से कब तक है? तो आपको पहले से ही पता होगा, मैंने हेडलाइन में ही ऊपर डाल दिया था। 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का गुप्त वंश का शासन था। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो ये भी, इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल से ही आरंभ हुई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है एरड़ अभिलेख से, ऑप्शन सी। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो इसमें सबसे पहले आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आएंगे समुद्रगुप्त, फिर आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आएंगे स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन डी वाला सही है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ।
किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, स्कंदगुप्त को नहीं, कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो ये कथन और उसके कारण से आ गया है। तो देखिए, पहला कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। अब इसका कारण है, ये कथन लिखा गया है, इसको आप कारण समझिएगा। तो कारण है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति से ये संचालित हुआ था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। तो चांदी के सिक्के को रूपक बोला जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, आप आराम से वीडियो को रोककर सुमेलित कर सकते हैं। तो एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनका प्रोफेशन है या वो जो कार्य करते थे वो है। तो जैसे विशाख दत्त जो थे वह एक नाटककार थे या रचनाकार भी इनको कह सकते हैं। तो एक मिनट, इसका आंसर हम लोग देखिए पहले लगा लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो विशाख दत्त जो हैं वो नाटक से संबंधित है, और वहार मिहिर ये संबंधित है खगोल विज्ञान से, और चरक जो है वो चिकित्सा से हैं, और ब्रह्मागुप्त हैं जो हैं ये गणित से हैं। तो ऑप्शन सी वाला सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृति में होती है? इसको भी 5 स्टार का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी सही है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो इसका आंसर है गुप्त युग को जाता है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? निम्न में से कौन से गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था, ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक मिनट, ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रक के लिए आंतरिक कलह यह कारण नहीं था गुप्त वंश के पतन का, बाकी ये तीनों कारण थे। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित किया था? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए खुद को अंकित किया था सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो मतलब गणित का एक अलग विषय बनाया था। तो इसका आंसर है आर्यभट्ट ने गणित को एक अलग विषय बनाया था। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। तो नवनीतकम का संबंध ऑप्शन सी, चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक रामगुप्त था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ शासक है दूसरी तरफ अभिलेख है। तो मैंने आपको पहले भी ये हम लोगों ने किया है। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है, एक का एक सही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय यह महरौली लोह स्तंभ लेख से संबंधित है। स्कंदगुप्त यह भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। और बुद्धगुप्त यह पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ मुद्रा का प्रकार है दूसरी तरफ शासक है। तो आराम से वीडियो को रोककर आप इसका मैच कर सकते हैं। तो कुमार देवी प्रकार संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से। वीणा वादक ये हैं समुद्रगुप्त से संबंधित। और चक्र विक्रम प्रकार ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। और कार्तिकेय प्रकार ये कुमारगुप्त से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ शासक है दूसरी तरफ उपाधि है। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इसको, तो
ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनको महाधीराज भी बोला जाता था, उनको उपाधि मिली थी महाधीराज की। तो एक का ऑप्शन एक सही है। दूसरा देखते हैं समुद्रगुप्त को, हम समुद्रगुप्त को, एक मिनट, हाँ, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम के नाम से उपाधि मिली थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि मिली थी, और स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि मिली थी। तो इसलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सॉरी, हाँ, डी होगा। तरफ शासक है, दूसरी तरफ शासक की पत्नियां हैं। तो चलिए मिलाते हैं, आप चाहे तो वीडियो को रोककर आराम से इसको मिला सकते हैं। तो जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी लिच्छवी, दूसरा रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, और तीसरा समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय का नाम बीपी का नाम था प्रभा देवी। इसलिए इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वा राज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और 19वां क्वेश्चन मिलान करना है। तो सूची एक में एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो आप इसको रोककर आराम से इसका मैच कर सकते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टीय, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। धनवंती की रचना है नवनीतकम, ब्रह्मागुप्त की रचना है ब्रह्मा सिद्धांत, और वहामिहिर की रचना है पंच सिद्धांतम। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, उसकी दोबारा जो मरम्मत करवाई गई वो किसने करवाई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का दूसरी बार मरम्मत करवाई थी, और प्रथम बार मरम्मत रुद्रसेन ने करवाई थी, ये याद रखिएगा। रुद्रदमन ने करवाई थी शक के शासक पहली बार, और दूसरी बार स्कंदगुप्त ने कराई थी सुदर्शन झील का मरम्मत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है, आप वीडियो को रोककर आराम से मिलान कर सकते हैं। तो एक तरफ प्रशासकीय विभाजन और दूसरी तरफ है प्रशासक। तो देखिए, पहला है भुक्ति, जिसको प्रांत भी बोलते हैं, इसका संबंध है ऊपरीक से संबंधित है ये। और बी में है विषय, जिसको जिला जाना जाता था उस समय। तो विषय का संबंध है विषयपति, और नगर का संबंध है नगरपति, तो और ग्राम का संबंध है ग्रामिक। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाश्वपति संबंधित नहीं है गजा सेना के अध्यक्ष से, ये दोनों में कोई सुमेलन नहीं है, बाकी सभी सही हैं, केवल यही गलत है, इसलिए आंसर यही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, एक तरफ भूमि क्षेत्र है, एक सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है वास्तु भूमि का संबंध है कृषि योग्य भूमि। दूसरा अपरहत भूमि का संबंध है निवास योग्य भूमि। अपरहत भूमि, तो ये शायद मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हुआ है, एक मिनट, इसमें दोनों में अपरहत भूमि दिया है। तो एक में दिया है निवास योग्य भूमि और तीसरे में दिया है जंगली भूमि। तो आप एक बार अपने से भी चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सही है। और डी वाले में खिल भूमि उसे बोलते हैं जो बंजर भूमि होती है या कृषि के लिए अनुरूप भूमि। तो ऑप्शन ए वाला सही हो गया। सुमेलित करना है चौथे वाले में भी, तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति ये रवि कृति से सम्मिलित नहीं है, तो यही वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन ए वाला। सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है पाँचवें में, तो आप आराम से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी वाला सुमेलित नहीं है। भर्तहरि मेघदूतम की रचना नहीं है, जबकि मेघदूतम कालिदास की रचना है।
सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो चलिए मैच करते हैं। इसमें श्रेष्ठी का संबंध है साहूकार से, सार्थवाह का संबंध है व्यापारी से, कुलिक का संबंध है शिल्पी से या कारीगर से, और कायास्थ का संबंध है लेखक से। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। मिहिर कुल का संबंध था, तो मिहिर कुल का संबंध ऑप्शन बी हूणों से था। सॉरी मिहिर, हाँ ठीक है। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाला कौन था, मतलब कौन से वंश थी जो कन्नौज को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान की थी। तो इसका आंसर है मौखरी। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की या ग्रहण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उसकी उगंध रोधकता के कारण। उगम रोधकता के कारण। 11वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो इसमें से बोल रहा है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल की जो चित्रांकन व्यवस्था थी, जो गुफाओं में चित्रांकन किया जाता था, उसके केवल 2 ही उदाहरण हैं। एक तो अजंता की गुफाएं हो गया, और फिर दूसरा पूछ रहा है कौन सी है। तो दूसरा वाघ गुफाएं हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंड्रवर्धन पुक्ति प्रांत अवस्थित थी। तो ये अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। ऑप्शन ए वाला सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो इसका वो भी डबल स्टार में कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त है, ऑप्शन बी वाला सही है। तो यही था आज का पूरा क्वेश्चन गुप्त काल से। तो अगर आपको क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।